हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कशिका जैन और आज इस वीडियो में बात करूंगी एक ऐसे केस के बारे में जिस लड़के की सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा लो थी। वो उस वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन और ओसीडी का शिकार हो गया था। किस तरह से उसने अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ाकर एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी को मात दी, मैं पूरा आपको समझाऊंगी। उसके बचपन से लेकर उसके सफ़र करने और क्योर करने तक की पूरी जर्नी मैं आपको बताऊंगी अच्छी तरह से। कैसे उसके बिलीफ्स उसको कंट्रोल कर रहे थे, उसकी लाइफ परेशानियों से भरी हुई थी और अब वो एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी रहा है। तो ये वीडियो फिर से एक सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, इसलिए आपको लास्ट तक देखना है और इसे शेयर जरूर करना है, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है। आपने अगर अभी तक मेरी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसे जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि उसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, इंसोम्निया, स्ट्रेस की एकदम फ्री ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन आप लोगों के लिए है। तो इस वीडियो में आज आप पूरा केस समझेंगे, सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे, तो बहुत ही ध्यान से हमें आज समझना है, सीखना है। शुरू करते हैं। देखिए, आप ये डायग्राम देख रहे हैं। आप देख रहे हैं सबसे नीचे कोर बिलीफ, थॉट, फीलिंग, एक्शन। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया है आपको कि थॉट्स का, फीलिंग्स का और आपके एक्शंस का, यानी कि आपके बिहेवियर का क्या कनेक्शन है। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जैसा हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में जो थॉट चलती हैं, वैसे ही हमारे अंदर फीलिंग्स जनरेट होने लग जाती हैं और वो हमारे बिहेवियर के लिए हमें रेडी कर देती हैं। लेकिन ये जो थॉट्स हैं, इनकी एक्सेप्टेंस या इनका रिजेक्शन किस बेसिस पर होता है? वो होता है हमारे कोर बिलीफ्स के बेसिस पर। तो ये जो लड़का है, इसकी उम्र 23 साल। अब 23 साल का लड़का इतना ज्यादा सीवियर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार, उसके अंदर इतना ज्यादा अपनी सेल्फ इमेज जो थी बिल्कुल डिस्टॉर्टेड थी। अब कैसे, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जब वो छोटा था, तकरीबन 7-8 साल का, तो तब से उसकी मदर की भी जॉब लग गई थी। उसके फादर ऑलरेडी बिजी रहते थे, तो उसकी मदर की भी जॉब लग गई थी, तो बच्चा घर में बिल्कुल अकेला रहता था। अब रहता तो था वो दादा दादी के पास, लेकिन थोड़ी दादी सख्त थी, बहुत ज्यादा ओवर डिसिप्लिन में रखती थी और उसकी बात बात पर पिटाई कर देती थी। जब वो बच्चा रोता था, एक आध बार उसने अपनी मम्मी पापा से कंप्लेंट करी कि दादी मुझे मार देती है, तो फिर वहां पर अगर उसकी मम्मी ने कुछ कहा तो वहां पर दादी ने और ज्यादा उसको कहना शुरू कर दिया, तेरी वजह से घर में लड़ाइयाँ होती हैं, तू तो मनहूस है, तू तो ये है। हालांकि ये सुनकर मुझे भी बहुत शौक हुआ कि एक दादी ऐसा कैसे कह सकती है, लेकिन शायद उनकी लाइफ के कुछ, उनकी भी प्रॉब्लम्स, फ्रस्ट्रेशन रही होंगी जो वो उस बच्चे पर निकाल रही थी। वो इस तरीके से, तू बिल्कुल बेकार है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू इंडिपेंडेंट नहीं है, 7 साल का इतना हो गया है, इस तरीके से उसको ऐसे बोलती रहती थी। तो वो बार बार वो बच्चा महसूस करता था और डर के मारे वो अपने मम्मी पापा से भी नहीं कह पाया, क्योंकि उसे लगा कि अगर मैंने कहा तो फिर वहां पर झगड़ा हो जाएगा। फिर क्या हुआ कि वो चुप चुप गुमसुम सा रहने लगा, तो वो पढ़ाई में भी पिछड़ने लगा। जब पढ़ाई में पिछड़ने लगा तो माँ बाप ने इस बात को तो ध्यान नहीं दिया कि उस बच्चे के साथ क्या हो रहा है, उस पर क्या बीत रही है। उन्होंने भी उसको कहना शुरू कर दिया, तेरे बस की कुछ नहीं है, तू बिल्कुल नाकारा है, नालायक है, तुझसे पढ़ाई भी नहीं होती है। और वो बच्चा धीरे धीरे फेल होने लगा, तो उसकी मार पिटाई भी होने लगी उसके साथ। उसके मदर फादर ने इस बात को ध्यान दिए बिना कि वो बच्चा ऐसा क्यों होता जा रहा है, उसकी पिटाई शुरू कर दी। उसको क्रिटिसाइज करते रहते थे, उसका और बच्चों से कंपैरिजन करते रहते थे। वो बच्चा डरा डरा, सहमा सहमा सा ऐसे रहता था। तब तकरीबन 11-12 साल का था, तो उसी के एक रिलेटिव ने उसके साथ सेक्सुअली छेड़छाड़ की। अब जब उस बच्चे को इतना ज्यादा डर पहले से ही लग रहा था, तो वो बता ही नहीं पाया अपने पेरेंट्स को। उसे लगा कि इस बार में मेरी गलती निकल जाएगी और मेरी मार पड़ेगी, मेरे को पिटाई होगी, इस तरीके से। तो वो अंदर अंदर इस बात को भी दबा गया। उसकी स्कूल लाइफ भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। वो स्कूल में जाता था क्योंकि वो बिल्कुल ही डरा डरा, सहमा सहमा, चुप चुप रहता था। जिस बच्चे को घर में ही प्यार नहीं मिल रहा है, उसको घर में ही विश्वास नहीं किया जा रहा है, समझा नहीं जा रहा है, तो वो बाहर जाकर भी कुछ नहीं बोल पाता था। बच्चे उसे तंग करते थे, चिढ़ाते थे उसे, तो वहां पर भी वो चुपचाप सह लेता था। झूठा झूठा नाम लगा देते थे बच्चे उसका, शैतानी खुद करते थे लेकिन उसका नाम लगा देते थे। उसकी टीचर से डांट पड़ती थी, पिटाई होती थी, उसको कई बार एम्बैरेसमेंट, पनिशमेंट इस तरीके से झेलना पड़ा। और धीरे धीरे उसके अंदर इतनी ज्यादा हीन भावना बैठ गई कि उसकी सेल्फ इमेज अंदर से बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो गई। उसके बिलीव्स डेवलप हो गए कि मैं बिल्कुल बेकार हूं, कोई मुझे प्यार नहीं करता, दूसरे लोग मुझसे बेटर हैं और मैं किसी भी लायक नहीं हूं, आई एम वर्थलेस। इस तरीके के उसके कोर बिलीव्स, मल्टीपल कोर बिलीव्स
उसके अंदर सेट होने लगे। अब जो मल्टीपल कोर बिलीफ्स जो उसके इस तरीके से नेगेटिव सेट हो गए अपने बारे में, तो उसके दिमाग में जो भी इस तरीके की थॉट्स आती थी, सपोज कीजिए कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका आया, लेकिन उसके अंदर की आवाज़ आने लगी कि तुम वर्थलेस हो, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, और दूसरे लोग भी उसका मजाक उड़ाते थे, तो उसके बिलीव्स और ज़्यादा स्ट्रांग होने लगे और उसको यकीन आ गया कि वो किसी लायक नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। वो हीन भावना का शिकार होकर बिल्कुल डिप्रेस हो गया, उसको एंग्जाइटी रहने लगी। उसने मुझे बताया कि मुझे स्कूल टाइमिंग में ही एंग्जाइटी की शुरुआत हो गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि एंग्जाइटी थी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ी रहती थी, मुझे डर लगता था, मेरे सर में दर्द रहता था, मैं बार बार वॉशरूम जाता था। इस तरीके के उसने मुझे बताया कि ये चीज़ उसके साथ शुरू हो गई थी। उसे किसी चीज की कोई खुशी का एहसास नहीं होता था, वो परेशान सा रहता था। और सबसे ज्यादा वर्स क्या था कि वो अपनी बात किसी से कह नहीं पाता था, क्योंकि जब भी उसने कहने की कोशिश की तो या तो घर में लड़ाई हो गई या फिर उसकी पिटाई हो गई। तो इस तरह से उसके जो कोर बिलीव्स थे, यहाँ पर जो उसके कोर बिलीफ्स थे, ये बहुत सारे नेगेटिव कोर बिलीफ्स उसके सेट हो गए। तो जैसे उसके कोर बिलीफ सेट हो गया कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, नोबडी लव्स मी, उसका ये कि बहुत स्ट्रॉन्ग कोर बिलीफ्स सेट हो गया। उसका ये सेट हो गया कि दूसरे मुझसे बेटर हैं, तो अदर्स आर बेटर देन मी। उसका कोर बिलीफ सेट हो गया आई एम वर्थलेस। इस तरीके के उसके मल्टीपल, ये तो मैं आपको वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए 2-3 सैंपल लिख रही हूँ। इस तरह से उसके मल्टीपल नेगेटिव कोर बिलीफ सेट हो गए। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि उसके अंदर की आवाज़ भी जो थी नेगेटिव, जो उसके अपने थॉट्स थे अपने बारे में, वो बिल्कुल नेगेटिव हो गए। अगर उसे बाहर से कहीं से भी कुछ भी पॉजिटिव थॉट मिलता या कोई अपॉर्चुनिटी मिलती, तो उसके अंदर का जो सेल्फ था, जो उसके कोर बिलीफ थे, वो उसे रिजेक्ट कर देते। क्यों? क्योंकि हमारे जो कोर बिलीफ्स होते हैं, वो हमारे जो बाहर से इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, जिससे हमारी थॉट हमें मिल रही है या हम थॉट बना रहे हैं, वो उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का मेजर रोल प्ले करते हैं। एक जनरल एग्जांपल से समझ लेते हैं इस केस के अलावा भी। सपोज कीजिए किसी एक पर्सन का कोर बिलीफ सेट हुआ हुआ है कि नॉनवेज खाना बहुत बुरी बात है, नॉनवेज खाना जीव हत्या है, और कैसे कोई किसी जानवर को खाकर मारकर उसको खा सकता है, और ये तो हत्या का पाप चढ़ता है और भगवान भी इसके लिए माफ नहीं करते। से फॉर एग्जाम्पल उसकी कंडीशनिंग ऐसे हुई भी है, उसका कोर बिलीफ सेट है। अब वो पर्सन एक पार्टी में जाता है, अब वहां पर पार्टी में उसको नॉनवेज ऑफर होता है, तो वहां पर उसका कोर बिलीफ आकर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा हो जाएगा और वो बोलेगा कि तुम नॉनवेज कैसे खा सकते हो, नॉनवेज खाना तो जीव हत्या है, तो बड़ा पाप है, ईश्वर भी इसके लिए आपको माफ नहीं करेगा। तो वहां पर सेम सिचुएशन में जब और लोग नॉनवेज खाने का आनंद ले रहे होंगे, लेकिन उस पर्सन का कोर बिलीफ उसको वहां पर रोक लेगा। वो जो उसको ऑफर बाहर से आ रहा है, या अगर सपोज कीजिए कभी उसकी भी ऐसे इच्छा या मन होने लगी, तो लेकिन उसका कोर बिलीफ उसको इस बात को रिजेक्ट करने के लिए कंट्रोल कर लेगा। तो हमारे जो कोर बिलीफ्स होते हैं, जरूरी नहीं है वो सारे सही हो या गलत हो, बात यह है कि जो भी हमारा कोर बिलीफ बन गया है, चाहे वो सही या गलत है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन वो कोर बिलीफ, उसकी नेचर क्या हो जाती है? कंट्रोलिंग। तो ये जो कोर बिलीफ होते हैं, इनकी नेचर क्या हो जाती है? कंट्रोलिंग। और फिर ये हमें कंट्रोल करते हैं, और फिर जो भी बाहर से कोई ऐसा ऑफर थॉट के रूप में आता है जो हमारे कोर बिलीफ से मैच नहीं करता, तो वहां पर रिजेक्शन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो हमारे कोर बिलीफ से मैच कर जाता है, तो वहां पर एक्सेप्टेंस हो जाती है। देखिए लोगों के कैसे कैसे कोर बिलीफ्स होते हैं ना, कि अगर रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई है तो फिर वो रुक जाएंगे, तब तक नहीं जाएंगे जब तक कोई और गाड़ी या कोई और पर्सन आगे नहीं चला जाएगा। या आपने देखा होगा कि घर पे रिश्तेदार या कोई मेहमान आपके आया और उनका एक बिलीफ बना हुआ है कि भाई घर से बाहर निकलेंगे तो नमकीन मुंह करके ही निकलेंगे, तो वो क्या है, दूसरों के घर जाकर भी मांग लेते हैं थोड़ा सा नमकीन मुंह करा लीजिए, वो बाहर तभी निकलते हैं। किस वजह से ऐसा वो कर रहे हैं? क्योंकि उनका कोर बिलीफ यहाँ पर सेट है कि अगर हम घर से बाहर कुछ नमक का खाकर नहीं गए, मीठा खाकर चले गए, तो कुछ हो जाएगा। तो कोर बिलीफ चाहे ऐसे भी हो मैजिकल थिंकिंग वाले, बिल्कुल ही कि जिससे कोई इत्तेफाक ना रखता हो, या फिर आपके अपने बारे में हो, जैसे इस लड़के का था कि आई एम अनलवेबल, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, कोई मेरी केयर नहीं करता है, दूसरे मुझसे बेटर हैं, इस तरीके के उसके जो कोर बिलीफ्स थे। तो वहां पर क्या है कि वो उसे कंट्रोल कर रहे थे। अब कंट्रोल करने की वजह से ऐसा नहीं है कि जब वो बड़ा हो रहा था तो उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अच्छी, या उसको सब लोगों ने बुली किया, कोई ऐसा नहीं था, उसको ट्रू फ्रेंड नहीं मिला, या फिर वो पढ़ाई में ऐसे था कि कुछ कर नहीं सकता था। वो अच्छा खासा
सा बच्चा था, लेकिन अपने इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती जा रही थी। लेकिन उसके अंदर की आवाज़ ही ऐसी हो गई थी, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं था, उसकी सेल्फ इमेज उसको इस तरीके से वीक नजर आती थी कि उसे लगता था कि वो कुछ कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर उसकी जो थॉट्स हो गई वो कैसी हो गई, ये थॉट्स उसकी नेगेटिव हो गई। अब नेगेटिव होने के साथ साथ ये थॉट्स उसके अंदर इमोशंस कैसे पैदा कर रही थी, तो ऑफ कोर्स जैसी थॉट्स होंगी वैसे ही उसके अंदर इमोशंस पैदा होंगे। तो वो इमोशंस जो हमारे अंदर होते हैं फिर वो ट्रिगर हो जाते हैं, तो वो फीलिंग के रूप में हम उसे महसूस जब करते हैं तो वो हमारे को बिहेवियर के लिए रेडी कर देते हैं। तो क्योंकि उसकी नेगेटिव थॉट्स थी तो उसके अंदर फीलिंग्स भी हर वक्त लो फीलिंग्स रहती थी, वो डिप्रेस सा रहने लगा, उसको एंग्जाइटी सी रहती थी, उसके जो फीलिंग के सिम्टम्स थे वो फिजिकल उसकी बॉडी पर भी आने लगे। तो उसको हर समय हार्ट बीट बढ़ी रहना, एक हेडेक सा रहना, चक्कर सा आना, बिल्कुल बॉडी में ऐसा जैसे कोई एनर्जी नहीं है, इस तरीके की फीलिंग उसके अंदर बैठ गई। और फिर उसका बिहेवियर क्या था, उसने आइसोलेट रहना शुरू कर दिया, उसने अपॉर्चुनिटीज को, लोगों को अवॉइड करना शुरू कर दिया, और उसने धीरे धीरे इस बात पर विश्वास ही कर लिया था कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल उसने एक्सप्रेशन जीरो कर दिया। तो यहां पर उसका बिहेवियर क्या था, उसका जो एक्सप्रेशन था वो बिल्कुल जीरो हो गया। उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया और वो बिल्कुल डिप्रेस रह के अपने रूम में रहता था। ये सब उसके साथ हो रहा था, और ये सब होते होते 6-7 साल की उम्र से लगभग शुरू हुआ इसको, और ये सब उसकी 23 साल की उम्र तक ऐसे ही चलता रहा। अब वो सेल्फ हेल्प करने की कोशिश की, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें समझ में आने लग जाता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हमें पता चल जाता है। तो उसने यूट्यूब पे वीडियोस देखकर, गूगल पे पढ़कर अपने आप को हील करने की कोशिश की। लेकिन वो सब हीलिंग जो है ना वो ऊपर की लेयर पर हो रही थी, कि आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा या आपने किसी और तरीके का कोई वीडियो देखा कि आप कैसे अपनी सेल्फ स्टीम बढ़ा सकते हैं, कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, या किस तरीके से आप अपने डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, एंग्जाइटी को बीट कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें उसको हेल्प नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके डिप्रेशन, उसके एंग्जाइटी या जो उसके रिपीटेड चेकिंग का उसका बिहेवियर आ रहा था, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं था। वो जो भी काम करता था उसको इतना ज़्यादा चेक करने की आदत हो गई थी, बार 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 बार, क्योंकि उसने बचपन से लेके इतनी बार सुना था कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो किसी काम में अच्छा नहीं है। तो उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं था, वो बार 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 चेक करने की इसको आदत लग गई थी। तो अब उसको ये सारे सिम्टम आ रहे थे, तो पहले तो उसे समझ में ही नहीं आया कि इस सबका जो रूट कॉज है वो उसकी सेल्फ स्टीम है। अब जब उसे यही नहीं समझ में आ रहा कि उसके डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का या फिर उसके ओसीडी का रूट कॉज क्या है कि उसकी इतनी लो सेल्फ स्टीम जो बन गई है, क्योंकि कैसे बनती है हमारी सेल्फ स्टीम, हमारे जो पीयर्स होते हैं उनसे बनती है, या फिर अगर वो बॉय है तो वो अपने फादर से कंपैरिजन करना। उसके फादर एक अच्छी पोस्ट पे थे, तो जो थोड़े से स्ट्रिक्ट भी थे स्वभाव के, क्योंकि बिना बच्चे को समझे उन्होंने बस मारना पीटना, कंपैरिजन करना या उसे वर्थलेस फील कराना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसे भी तरक्की पसंद एजुकेटेड पेरेंट होने का भी क्या फायदा जो अपने बच्चों को ही ना समझ पाए, उनकी जरूरतों को ना समझ पाए और बिना समझे उनके साथ इतना गलत व्यवहार करें। तो यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू मेरा एक मैसेज ये भी है कि अगर आप पेरेंट हैं तो प्लीज अपने बच्चों को समझिए कि अगर वो इमोशनली बच्चा लो फील कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा शैतान है और वो पढ़ना लिखना नहीं चाहता या कुछ करना नहीं चाहता। इसका मतलब ये भी है कि वो इमोशनली सफर कर रहा है। तो थोड़ा सा एम्पैथी रखकर जब हम दूसरे को समझेंगे तो हम उसे डिप्रेशन में जाने से बचा सकते हैं। तो वहां पर क्या था कि उसके बिलीव्स ही इतने ज्यादा वीक हो गए थे कि वो समझ नहीं पा रहा था कि उसका मेन रूट कॉज क्या है सारी परेशानियों का। तो जब वो और भी जगह हेल्प ली, उसने सेल्फ हेल्प भी ली, लेकिन वो कहीं से कुछ उसको खास रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो वो कहीं से रेफर होकर जब मेरे पास केस आया, उसने ये सारी चीजें जो मैं अभी आपको वीडियो में शेयर कर रही हूँ वो सब मुझे बताई। तो रूट कॉज पता चला कि उसका जो रूट कॉज था वो उसकी डिस्टॉर्टेड सेल्फ इमेज जो उसके अंदर सेट हुई भी थी वो था। इस वजह से उसको बार बार ये सेम रिपीटेड मोड पर उसको प्रॉब्लम हो रही थी। तो समझते हैं कि किस तरीके से उसने हेल्प की। अब हमें पता चल गया कि हमारे जो कोर बिलीफ्स होते हैं उनके नेचर कंट्रोलिंग होती है और फिर उसी की वजह से इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट होती है। जैसे मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिया था कि जो नॉनवेज का बिलीफ बना हुआ है कि भाई अगर खाना ठीक है तो फिर वो लोग खा लेंगे, जिसका बिलीफ बना हुआ है कि खाना ठीक नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देंगे उसको। इसी तरीके से तो सेम सिचुएशन में अगर 2, 3, 4, 10 लोग अगर अलग अलग तरीके से
थॉट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग फीलिंग्स उनके अंदर हैं, अलग अलग तरीके का बिहेवियर उनका है, तो समझ जाइए उनके कोर बिलीव्स जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं, इसीलिए सब लोग अलग होते हैं। तो क्या करना है हमें, अब सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो एक पर्सन को अपने कोर बिलीफ एक्सेस करने चाहिए, ठीक है। अब कोर बिलीफ एक्सेस करने के लिए आप इस तरीके की एक शीट बना सकते हैं जहां पर आप अपना कोर बिलीफ लिख सकते हैं। जैसे कि इस लड़के का कोर बिलीफ था कि नोबडी लव्स मी। अब आपको ये देखना है कि आपका ये कोर बिलीफ कहां से बना, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बना या रेफरेंसेस आपको ऐसे मिले आसपास के एनवायरनमेंट से, या फिर आपकी ऐसी इंटरप्रिटेशन थी। जब आप इस तरीके से इस वर्कशीट में पूरा रूट कॉज एनालिसिस करते हैं कि आपका ये बिलीफ आखिर फिक्स कहाँ से हुआ दिमाग में, तब आपको समझ में आ जाता है कि ये जो है आपके अंदर की आवाज़, ये शायद लोगों ने सेट कर दी गई है, या आपके 2-4 कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसको आप जर्नलाइज कर रहे हैं और आप अपनी आगे की लाइफ को भी इसी बिलीफ के हाथ दे रहे हैं और उसको कंट्रोल करने दे रहे हैं। तो आपको समझ में आएगा कि अपने कोर बिलीफ्स को सबसे पहले हमें एक्सेस करना होता है कि उनका सोर्स कहाँ से आया है, क्योंकि तभी आप जो है ना उसको चैलेंज कर सकते हैं, तभी आप उस बिलीफ से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। अब जैसे इसी लड़के का एग्जांपल ले लेते हैं कि नोबडी लव्स मी, तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी, जो उसकी दादी थी, जो उसके साथ थोड़ा ऐसे बदसलूकी कर देती थी, तो ये यहाँ पर जो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस था, ये था उसका ग्रैंड मदर। फिर जब उसने अपने पेरेंट्स से कंप्लेन की तो एक आध बार घर में लड़ाई हो गई, फिर वो पढ़ाई में पिछड़ने लगा, तो क्या हुआ, पेरेंट्स ने भी पिटाई कर दी। तो पेरेंट्स ने जो पिटाई करी तो वहां से क्या हुआ, उसका एक्सपीरियंस आया फिर कि पेरेंट्स ने पिटाई करी, तो वो उसका वहां से भी आया कि भाई ये लोग मुझे मार रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं रहे, इसका मतलब मुझे प्यार नहीं करते हैं। फिर क्या हुआ कि उसने जो है ना बहुत बार ऐसा सुना कि टीचर से भी सुना और बच्चों से भी सुना कि तू किसी लायक नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। उसने अपने पेरेंट्स से भी इस तरीके का सुना, बार बार सुनकर वो, जबकि ऐसा था नहीं, वो इमोशनल रीजंस की वजह से डाउन होता जा रहा था, लेकिन दूसरे बच्चों से उसका कंपैरिजन करके, उसको एग्जाम्पल दे देकर, या फिर किसी ने उसका झूठा नाम लगा दिया स्कूल में, तो बिना वैलिडेट करे क्या है, उसको बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस दिए गए जिससे कि वो साबित हो जाए, उसके दिमाग में सेट हो जाए कि वो किसी लायक नहीं है, उसे कोई प्यार नहीं करता है। तो वहां पर उसके बहुत सारे रेफरेंसेस जो उसको मिले, स्कूल से भी मिले। फिर उसने बताया कि वो जब और भी बच्चों को देखता था, एक दो बच्चे और भी थे जिनके साथ इस तरीके का होता था, तो वहां पर क्या हुआ कि उसका एक बिलीफ ये भी बनना शुरू हुआ कि भाई ऐसा होता है कि सब लोगों के नसीब में प्यार नहीं होता, सबको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, सबको लव नहीं मिलता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है। अब एक छोटे बच्चे ने अपने छोटे दिमाग से इस तरीके से इंटरप्रेट किया इस चीज़ को, और उसने अपना अंदर बिलीफ सेट कर लिया। फिर उसने मुझे बताया था कि वो एक बार एक सीरियल भी देख रहा था और उस सीरियल में भी एक बच्चे को इसी तरीके से परेशान किया जाता था, तो उसके पास एक रेफरेंस आ गया, ये सीरियल का भी रेफरेंस आ गया। अब वो जो एक अंकल जिन्होंने उसको इस तरीके से सेक्सुअली हैरेस किया था, सो वहां पर भी उसको ये लगा कि ये मेरे अंकल हैं लेकिन मुझे इतना सेक्सुअली हैरेस कर रहे हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो भी मुझे प्यार नहीं करते हैं। तो यहाँ पर उस अंकल से भी उसका एक ये बन गया कि कोई भी मुझे प्यार नहीं करता है, और इन सब बेसिस पर उसकी जो इंटरप्रिटेशन निकली वो यही निकली कि नोबडी लव्स मी। तो ये इसकी एक इंटरप्रिटेशन निकाली उसने, राइट। सो अब क्या है, उसकी इंटरप्रिटेशन ये निकाली नोबडी लव्स मी, तो उसने नोबडी लव्स मी निकाली, और उसके बाद जो फर्दर इंटरप्रिटेशंस निकाली कि अगर मुझे कोई प्यार ही नहीं करता है, इट मीन्स आई एम अ बैड पर्सन, कि मैं बुरा हूं, इसीलिए मेरे को कोई भी प्यार नहीं करता है। तो अब उसको ये लगा कि मैं बिल्कुल बुरा हूं इसलिए कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। सो फिर वहां पर फर्दर इंटरप्रिटेशन निकाली, आई डोंट डिजर्व एनीथिंग। उसके मन में बीच बीच में बहुत नेगेटिव थॉट भी आते थे कि जब कोई मुझे प्यार ही नहीं करता है तो मैं वर्थलेस हूं, आई शुड डाई। तो उसकी इंटरप्रिटेशन और क्या थी, आई एम वर्थलेस, आई शुड डाई, मर जाना चाहिए मुझे। इस तरीके से उसके अंदर बार बार ये सब चीजें चलती रहती थी। वो इतना ज्यादा इंफीरियर अपने आप को मानता था, उसके अंदर की सेल्फ इमेज इतनी वीक थी कि उसको उसके कॉलेज में एक लड़की पसंद आई, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई उस लड़की को कभी ये मैसेज कन्वे करने की कि वो उसे पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हेड में जो आवाजें थी वो ये थी कि कोई तुम्हें प्यार नहीं करता है, कोई तुम्हें समझता नहीं है, तुम किसी लायक नहीं हो, तो ये भी तुम्हारे साथ वही करेगी जैसा बाकी लोगों ने तुम्हारे साथ किया है।
तो इस तरीके से उसके अंदर की जो इंटरप्रिटेशन है उसकी यही रही कि शी विल ऑल्सो रिजेक्ट यू। तो यहाँ पर उसकी इंटरप्रिटेशन क्या थी उस लड़की को लेके, शी विल ऑल्सो रिजेक्ट यू। तो उसके अंदर एक फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, क्योंकि उसको सबने रिजेक्ट ही किया था, उसकी ग्रैंड मदर ने, उसके पेरेंट्स ने, सबने उसको रिजेक्ट किया, स्कूल में जो उसके क्लासमेट्स थे, टीचर्स थे, तो उसको सब कुछ नोबडी लव्स मी, इससे उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो गई थी, फियर ऑफ रिजेक्शन। उसको ये डर था कि लोग फिर से मुझे रिजेक्ट करेंगे और मुझे कोई भी प्यार नहीं करता, ना मुझे किसी का प्यार मिलेगा। तो जब इस वर्कशीट से हम ये पूरा का पूरा क्लियर कर लेते हैं कि हमारे अंदर ये जो कोर बिलीफ सेट हुआ वो लाइफ में किन एक्सपीरियंसेस के, किन रेफरेंसेस के बेसिस पर सेट हुआ और हमारी इसको लेकर क्या क्या इंटरप्रिटेशन है, तो हमें अपने थॉट प्रोसेस को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि कौन सा ऐसा बिलीफ है जिससे सेट होकर ये सारी जो थॉट्स हमारे अंदर आती हैं वो इन्फ्लुएंस हो रही हैं, तो हमें वो पता चल जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, अपनी थॉट्स को पहचान पाते हैं। अब किसी इंसान के दिमाग में चल रहा है आई एम ए बैड पर्सन, I don't deserve anything, I'm worthless, I should die, she will also reject me। अब ये सब उसके अंदर चल रहा है, ये सारी थॉट्स उसके अंदर चल रही हैं। तो ये थॉट्स आ क्यों रही हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे हो रही है ये सारी, इसीलिए तो हो रही है क्योंकि उसको लग रहा है कि अंदर सेट हुआ है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता है। तो इस वर्कशीट से आप अपने कोर बिलीव्स का रूट कॉज पूरा कर सकते हैं। तो जब आप इस तरीके से वर्कशीट बनाएंगे तो आपके 1, 2, 3, 4, 5, 10 जितने भी कोर बिलीफ है सबके लिए सेपरेट शीट मेंटेन कर लीजिएगा। इससे आपको क्लैरिटी आएगी, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो आपके अंदर की आवाज़ें हैं, जो आपका इंटरनल वर्ड है, वो किस वजह से ऐसा है। अब एक्सटर्नल वर्ड में ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपके साथ अनफेयर हो रहा हो या पहले किसी ने आपके साथ ऐसा किया है तो अब सारे ही लोग आपको हर्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि आपके अंदर की आवाज़ें इतनी लाउड हैं कि बाहर जो भी कुछ अच्छा है उसे आप सुन ही नहीं पा रहे हैं, तो इन अंदर की आवाज़ों को आपको लो करने के लिए पहले इन आवाज़ों को एक बार ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब इन्हें धीरे धीरे आप लो करेंगे और इन्हें ख़त्म करेंगे। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये जो वर्कशीट है ये हम इसमें अपने कोर बिलीफ्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जैसे ही कोर बिलीफ चेंज होगा वैसे ही हमारी जो थॉट्स का, जो पॉजिटिव थॉट्स का रिजेक्शन हो रहा था वो रिजेक्शन बंद हो जाएगा और फिर जो पॉजिटिव थॉट्स हमें बाहर से मिलेंगी या हम अपने बारे में बनाएंगे तो वो एक्सेप्टेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ले लेते हैं कि इसका जो एक्टिवेटिंग इवेंट, अब इसकी लाइफ में एक्टिवेटिंग इवेंट जो रहा वो ये रहा कि ये लड़का बड़ा हो गया, कॉलेज में पहुंच गया, लेकिन उसको एक लड़की पसंद आई और वहां पर भी उसको एक फियर आ गया कि ये भी मुझे रिजेक्ट कर देगी, ये भी मुझे प्यार नहीं करेगी क्योंकि कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। तब से उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई थी, तब से उसने ये चीज़ को सीरियसली लेना शुरू किया कि मेरे साथ वाकई कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो एक्टिवेटिंग इवेंट था उस सब चीज़ों के लिए, उसके लिए ये था कि उसका गर्ल के प्रति लाइकिंग, अब उसका जो बिलीफ था, उसका एक सॉलिड जो बिलीफ बना हुआ था वो अभी मैंने आपको बताया ही है। तो जो बना हुआ था एक्सपीरियंस, रेफरेंसेस और इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर, नोबडी लव्स मी। अब इसी से इन्फ्लुएंस होकर उसके अंदर जो थॉट आ रही थी, शी विल ऑल्सो रिजेक्ट मी। वो एक्टिवेटिंग इवेंट जो था कि उसको एक लड़की पसंद आई, मनी मन में वो उसको चाह रहा था, लेकिन वो कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था क्योंकि उसके दिमाग में थॉट चल रहा था शी विल ऑल्सो रिजेक्ट मी, वो भी मुझे रिजेक्ट कर देगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी लोगों ने किया है लाइफ में मुझे। तो ये आप जानते हैं क्योंकि इससे पहले मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि ये कैसे आ रहा था, क्योंकि उसके अंदर जो पास्ट एक्सपीरियंसेस, रेफरेंसेस और इंटरप्रिटेशन पड़ी हुई थी और उसका जो एक मेन सोर्स था, जैसे कि एक होती ना कि गुंडों की टीम और एक उनका लीडर होता है, तो अभी मैंने पूरा आपको ये बताया कि कैसे कैसे उसकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, रेफरेंसेस और पूरा इंटरप्रिटेशन का एक गैंग है और उसका जो एक रिप्रेजेंटेशन है, जो एक उसका बॉस है, वो क्या है, बिलीफ नोबडी लव्स मी। तो ये यहाँ से आ रहा था, ठीक है, कि वो मुझे रिजेक्ट क्यों कर देगी, क्योंकि कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। तो उसके पीछे का बैकग्राउंड ये था। अब इसकी वजह से जो इसको इमोशंस आ रहे थे, ये डिप्रेस्ड फील कर रहा था, सैड था ये बिल्कुल, और इसके अंदर जो फीलिंग थी वो थी कि आई एम बैड। तो इसके अंदर ये फीलिंग थी।
अब इसको साइकोलॉजिकल लेवल पर ओवर थिंकिंग रहती थी। मैं उससे पूछूंगा तो वो मुझे रिजेक्ट कर देगी और उस रिजेक्शन से मुझे और तकलीफ होगी, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और जब मैं वर्थलेस हूँ तो मुझे क्यों किसी से पूछना, और वो मुझे रिजेक्ट कर देगी तो फिर सब लोग मेरा मजाक बनाएंगे और लोगों को पता चलेगा कि मेरे को एक लड़की ने भी रिजेक्ट कर दिया है, तो फिर ये मेरे लिए और एम्बैरेसमेंट वाली सिचुएशन बन जाएगी। इस तरीके से वो अपने आप ही सोच रहा था, ये किसी और के डायलॉग्स नहीं थे, ये ट्रू कंडीशन नहीं थी कि ऐसा ही होता उसके साथ, लेकिन ये उसके खुद के इंटरनल डायलॉग्स थे जो कहाँ से आ रहे थे उसके अंदर। वो आ रहे थे उसके इस सॉलिड बिलीफ से कि कोई मुझे प्यार नहीं करता है, तो वो अपने आप ही एज्यूम कर रहा था ऐसा, तो उसके अंदर थॉट्स चलती जा रही थी। अब इस सारी ओवर थिंकिंग से उसको और ये सारे लो इमोशन से उसको फिजिकल सिम्टम्स आते थे। उसकी हार्ट बीट बढ़ी रहती थी, उसको हेडेक रहता था, वो हर समय एक रेस्टलेस पोजीशन में रहता था, बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस रहता था, अनकंफर्टेबल रहता था। और उसका जो बिहेवियर था, उसने क्या किया, वो अपनी फीलिंग्स को मन में ही दबा लिया। उसने क्या किया, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर लिया और उसने उस लड़की को अवॉइड करना शुरू कर दिया कि ना ही मैं उसके सामने जाऊंगा और ना ही मुझे फिर से ट्रिगर मिलेगा कि मैं इस लड़की को पसंद करता हूं। तो अब ये सारी चीजें उसने बिहेवियर में उसके आ गई। तो अब ये देखिए कि कैसे हमें इसे डिस्प्यूट करना है। डिस्प्यूटेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो बिलीफ उसका ये थॉट आया कि शी विल ऑल्सो रिजेक्ट मी, वो भी मुझे रिजेक्ट कर देगी, ये थॉट कितना वैलिड है, उसके पास क्या एविडेंस है कि वो लड़की उसे रिजेक्ट कर देगी। जब मैंने उससे बात की कि इस बात का क्या एविडेंस है, तो उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं था कि वो लड़की उसे रिजेक्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि वो लड़की उसकी क्लास में थी तो नॉर्मल हाय हेलो दूर से हो जाती थी। वो लड़की जब भी उसकी तरफ देखती थी या कुछ बात करती थी तो हमेशा स्माइल से नॉर्मल तरीके से बात करती थी। बल्कि उसने मुझे बताया कि कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि वो भी उसको थोड़ा लाइक करती है, लेकिन वो श्योर नहीं था। लेकिन इस बात का उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं था कि वो लड़की उसको रिजेक्ट कर देगी। ना ही कभी उसने उसके साथ कुछ मिसबिहेव किया था, ना ही उससे ऊंची आवाज में बात की थी, ना ही उसने उसे कभी ऐसा फील कराया था कि वो लड़का इंफीरियर है। किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा क्लू नहीं दिया था उस लड़की ने कि वो उसे पसंद नहीं करती है या वो उसे किसी भी तरीके से कम समझती है। लेकिन बस उसके अंदर की आवाज थी कि वो भी मुझे रिजेक्ट कर देगी। तो उसके पास इस चीज का कोई भी एविडेंस नहीं था। अब जब एविडेंस ही नहीं था उसकी वैलिडिटी के बारे में क्या करें। तो यहां पर इसके रेफरेंस में उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं था कि वो लड़की उसको रिजेक्ट कर देगी। तो अब मैंने उसको बोला कि ठीक है, ये आपके पास एविडेंस नहीं है कि वो लड़की रिजेक्ट कर देगी, तो फिर कहां से आ रहा है? तो उसने तब बताया था मुझे कि कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। तो कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, इसलिए उसने क्या किया था, अपने आप ही एज्यूम कर लिया था। तो यहां पर कोई एविडेंस नहीं था, ये क्या था, उसका एज्यूम थॉट था। अपने आप ही उसने एज्यूम कर लिया था, ये उसके दिमाग की खुद की एक खिचड़ी पकाई हुई थी और उसने एज्यूम कर लिया, इसलिए उसने ट्राई नहीं किया, उसे अवॉइड करने लगा लड़की को। यानी कि इसका कोई उसके पास वैलिड रीजन नहीं था कि वो अपने आप ऐसा जो सोच रहा है उसके पीछे कोई सपोर्टिंग एविडेंसेस नहीं थे। तो अब क्या किया, मैंने उसको बोला कि इसका कॉन्ट्रेरी कोई जो है ना थॉट आप दे सकते हो अपने आप को। लेकिन उसका कोर बिलीफ इतना ज्यादा कंट्रोलिंग था, उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि अगर वो ऐसा सोचेगा कि ठीक है कि अगर मैं उससे पूछता हूं, अगर वो मुझे पसंद करती होगी तो डेफिनेटली हाँ करेगी, और अगर उसने ना भी किया तो ये उसकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि हम किसी को भी अगर लाइक करें तो वो भी हमें बदले में लाइक करे। तो ये जो रिजेक्शन है, इसको आप रिजेक्शन की तरह ऐसे मान लेते हो, दिल पे ले लेते हो। अगर हम इसको ऐसे देखें कि अगर किसी ने मना कर दिया है तो ये रिजेक्शन नहीं है, ये उसकी अपनी एक पर्सनल चॉइस है। वो भी अपनी लाइफ में फ्री है, वो किसी को लाइक करे या फिर वो किसी और को लाइक करे। तो वो क्या है कि आपको समझना होगा। लेकिन हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं कि अगर किसी ने मना कर दिया है तो वो एक रिजेक्शन है और इसका मतलब है कि वो मुझे पसंद नहीं करते, वो मुझे प्यार नहीं करते हैं, एज एन इंसल्ट कंसीडर कर रहे हैं। तो वहां पर जब मैंने उसको बोला कि कोई कॉन्ट्रेरी आप अपने आप को थॉट या एविडेंस दे सकते हैं, तो उसने क्या है, इस चीज से डिनाई कर दिया। बहुत ज्यादा उसको समझाने के बाद, ये जो कोर बिलीफ पूरे एक्सेस किए और ये सारी चीजें करने के बाद, जब मैंने उसको समझाया कि जो पास्ट में एक्सपीरियंसेस ऐसे हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ हमेशा ऐसे होंगे, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो ऐसा इंसान होगा जो आपको समझेगा। तो वहां पर जब उसने इसका कॉन्ट्रेरी जो थॉट
बनाया, उसने बोला कि ठीक है मैं इतना कोशिश कर सकता हूँ, ये थॉट बना सकता हूँ कि मैं उससे एक बार पूछ कर देखूंगा, अगर वो भी मुझे लाइक करती होगी तो वो पॉजिटिव जो है ना मेरे को रिप्लाई कुछ करेगी। तो यहां पर उसने अपना एक बिलीफ बनाया, आई विल आस्क हर, और मैंने बोला कि ठीक है पूछोगे, फिर अगर रिजेक्शन मिल गया तो क्या करोगे? सो मैं बोला कि अगर वो रिजेक्शन भी देगी मुझे तब भी मैं नॉर्मल फील करूंगा कि ठीक है वो मुझे पसंद भी कर सकती है, या फिर वो फ्रेंडशिप जिसके लिए मैं उससे पूछ रहा हूँ उसके लिए पर्सनल चॉइस भी हो सकती है। लेकिन अगर वो मुझे मेरे ऑफर के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, गर्लफ्रेंड बनने के लिए मना भी कर देगी, डजंट मीन्स कि वो मुझे पसंद नहीं करती है या वो मुझे प्यार नहीं करती है, क्योंकि प्यार के कुछ अलग और भी रूप हो सकते हैं। जरूरी थोड़ा ना है कि गर्लफ्रेंड बनकर ही प्यार किया जा सकता है, सिर्फ दोस्त बनकर भी तो प्यार किया जा सकता है। इफ शी डिनाइज आई विल बी ओके। उसने इसके अलावा एक ये थॉट दिया कि मैं उससे पूछूंगा, अगर वो मना भी कर देती है तब भी मैं ठीक ही रहूंगा, नॉर्मल फील करूंगा। क्यों? क्योंकि प्यार में अगर कोई आपको, आप किसी को ऑफर देते हैं, आपके अंदर किसी के लिए अच्छी प्यार वाली सॉफ्ट फीलिंग्स हैं, और अगर वो मना कर देता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको इसलिए रिजेक्ट कर रहा है कि आप बुरे हैं। उसके अगर मना करने के आप पीछे आप यही सोचेंगे कि आप बुरे हैं, आपको कोई प्यार नहीं करता, आपके नसीब में प्यार नहीं है, तो आप उसके रिजेक्शन का गलत मतलब निकाल रहे हैं। यानी कि रिजेक्शन मीन्स नो कहने का। सो उसके नो कहने के पीछे और भी रीजंस हो सकते हैं। मे बी वो पहले से किसी और से कमिटेड हो, या फिर वो किसी और को लाइक करती हो, या फिर जो उसकी लाइक की एक क्राइटेरिया है उसमें आप फिट नहीं होते हो, या फिर वो हो सकता है उसका अभी ये रिलेशनशिप का कोई फोकस ही ना हो। तो बहुत सारे अलग अलग और भी रीजंस हो सकते हैं किसी के नो कहने के पीछे। अगर वो आपको नो कह रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको रिजेक्ट कर रहा है, और रिजेक्ट करने का बेसिस ये है कि वो आपको पसंद नहीं करता, या आप अनडिजर्विंग हैं, या फिर आपको कोई प्यार नहीं करता, या कोई कर नहीं सकता। ये सब बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है। सो फिर उसने अपना एक नया थॉट इस तरीके से बनाया, लेकिन अभी भी उसको उसका पुराना जो कोर बिलीफ था वो कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि कोर बिलीफ्स इतनी आसानी से नहीं जाते हैं, आपको ये बार बार प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाकर वो कोर बिलीफ वीक पड़ता है, क्योंकि आप उसके कॉन्ट्रेरी बिलीफ को बार बार अपने दिमाग में सेट करने की कोशिश करें, उस इंफॉर्मेशन को रोटेट करने की कोशिश करें। तो जब उसने इस तरीके से ये थॉट दिया अपने आप को, तो मैंने बोला कि ये तुम्हारा फाइनल थॉट है या इसमें कुछ और पॉलिशिंग करनी है? तो उसने बोला ठीक है, ये मैं अपना फाइनल थॉट, कि अभी मेरा इतना विजडम काम नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है, अगर आप बोल रहे हो तो मैं इसको कंसीडर करूंगा, और मैं आपके कहने पर जो भी आप बोलोगे वो करूंगा इस थॉट के साथ। तो मैंने कहा ठीक है। तो आपने क्या किया कि इस थॉट के बेसिस पर आपने अपना एक फाइनल जो नया एक बिलीफ बनाया, वो ये बनाया उसने कि आई एम गुड, इफ समवन रिजेक्ट्स मी इट डजंट मीन्स दैट आई एम अ बैड पर्सन। सो उसने अपना ये जो नया बिलीफ बनाया दैट आई एम अ गुड पर्सन, इफ समवन रिजेक्ट्स मी इट डजंट मीन I am a bad person or nobody loves me। कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, अगर कोई मुझे रिजेक्ट करता है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुरा हूं या कोई मुझे प्यार नहीं करता। तो ये उसने अपना एक नया बिलीफ बनाया। अब मैंने उसको बोला कि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो अब बताओ तुम्हारे अंदर इमोशन क्या है? तो उसने बोला मैं बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहा हूं इस वक्त। और कोई इमोशन आ रहा है? हाँ, मेरे को अब बेटर फील हो रहा है, अब मैं काम हूं। तो उसको काम भी फील हो रहा था। मैंने तो मैं उसको बोला कि आप तुम्हारी सोच के लेवल पर, थॉट के लेवल पर क्या वही थॉट्स चल रही हैं? उसने बोला नहीं, अब मेरे को वो थॉट्स नहीं चलनी। कि अगर वो मेरे को मना भी कर देती है तो उसके मना करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं बुरा हूं या मेरे को कोई प्यार नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यानी कि जो उसकी ओवर थिंकिंग थी वो रुक गई थी। अब उसके यहाँ पर क्या थे? पॉजिटिव थॉट थे। फिजिकल सिम्टम्स की नोटिस करो भैया, फिजिकल सिम्टम्स क्या थे? तो उसने बोला अब मैं काम फील कर रहा हूं।
तो वो जो कामनेस थी वो उसको बॉडी पर भी महसूस हो रही थी, यानी कि जो उसकी हार्ट बीट पहले थी बढ़ी हुई थी या उसको हेडेक था वो अब नहीं फील हो रहा। एंड बिहेवियर में क्या है, तो उसने बोला कि अब मेरा बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, कि अगर वो मुझे फ्रेंडशिप जो मैं उसको ऑफर कर रहा हूँ उसके लिए मना भी कर देती है तो मैं नॉर्मल हाई हेलो उससे मेंटेन रखूंगा। तो यानी कि अब वो उसे अवॉइड नहीं करेगा, वो क्या करेगा, उसे टॉकिंग टर्म्स मेंटेन रखेगा। तो इस तरीके से जब हम अपना थॉट बदलते हैं तो हमारा कोर बिलीफ हमें स्टार्टिंग में कंट्रोल करता है, एकदम से वो नहीं छोड़ेगा हमें और एकदम से एक्सेप्ट नहीं करने देगा वो। लेकिन जब आप बार बार उसे रिपीट करते हो तो फिर वहां पर क्या होगा कि बार बार रीइंफोर्स करने की वजह से जो आपका कोर बिलीफ है वो वीक पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप कोर बिलीफ के अगेंस्ट एक नया बिलीफ खड़ा करना चाह रहे हो। तो आपको पुराने बिलीफ से नहीं झगड़ा करना है, आपको बस जो नया बिलीफ बनाया है उसी को इतना ज्यादा रीइंफोर्स करना है कि आप उसकी फोर्स से पुराने वाले को बाहर निकाल सको। तो आपको क्या करना है, इस तरह से पूरा सॉल्व करने के बाद ये जो ई वाला पोर्शन है इसी को ही रीइंफोर्स करना है। इसको जब आप बार बार रीइंफोर्स करेंगे तो आपका एक नया बिलीफ स्ट्रांग हो जाएगा, और जब नया बिलीफ स्ट्रांग हो जाएगा तो इसकी वजह से ये जो पुराना बिलीफ था कि नोबडी लव्स मी, ये आउट हो जाएगा। तो बस आपको यही करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और ई से जो आप अपना एक फाइनल न्यू बिलीफ बनाते हैं उसी को अपने दिमाग में रीइंफोर्स करते रहिए। बहुत ही जल्दी आपके सारे के सारे इसके इफेक्ट जो आपके इमोशनल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर, फिजिकल बिहेवियर लेवल पर आते हैं वो सब चेंज हो जाएंगे। आप एकदम रिलैक्स फील करेंगे, एकदम कंफर्टेबल फील करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इसका यूज करना है आपको, चाहे आपको अपनी सेल्फ स्टीम बढ़ानी हो या किसी पर्सन को किसी भी तरीके का इशू जो है ना वो चेंज करना हो। अब उस लड़के के मैं आपको बताती हूँ कि जब उसने बार बार अपने कोर बिलीफ्स पर इस तरीके से काम किया, सबसे पहले स्टेप में कि आपने अपने कोर बिलीफ्स को एक्सेस किया कि उनका रूट कॉज क्या है। इससे आपको पता चलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फालतू के लोगों ने आपको रीइंफोर्स कर दिया है वो बिलीफ, और आप अपना जो बिलीफ था ही नहीं उसको जबरदस्ती दूसरों के बस रीइंफोर्समेंट की वजह से सेट कर बैठ गए हैं दिमाग में, या लाइफ के चंद एक्सपीरियंसेस की वजह से आपने जनरलाइज कर लिया है पूरी लाइफ को, तो आपको क्लैरिटी आ जाती है। फिर उसके बाद आप इस तरीके से वर्कशीट में रखकर उसको चैलेंज जब करते हैं, बार बार डिस्प्यूट करते हैं अपने बिलीफ को, तो वहां से भी वो वीक पड़ना स्टार्ट हो जाता है और आपका नया बिलीफ आप आराम से सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप कुछ महीनों की प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पुराने बिलीफ जो है वो ऑल्टर हो जाएंगे, और जब वो ऑल्टर हो जाएंगे और आपके अंदर की दुनिया ही बदल जाएगी तो आपके बाहर की दुनिया भी बदल जाएगी। तो ऐसे ही उस लड़के ने 7-8 महीने की प्रैक्टिस करी और प्रैक्टिस कर करके उसने अपने सारे कोर बिलीफ्स जो थे, नेगेटिव जो थे, उन्हें सबको चेंज कर लिया। और चेंज करने के बाद एक नई जिंदगी जो उसका पहले से ही वेलकम कर रही थी, उसने उस नई जिंदगी को गले लगा लिया और वो खुश होकर अब बोल पा रहा था अपनी जिंदगी में कि लव यू जिंदगी। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। सिंपल सी घर बैठे प्रैक्टिस करनी है आपको, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करने से कोर बिलीफ नहीं हिलेगा, क्योंकि लोग ऐसे बोलते हैं कि हमने प्रैक्टिस करी 1 दिन 2 दिन 4 दिन, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिकॉज आपका कोर बिलीफ बड़ा स्ट्रांग है। हो सकता है उसकी रूट्स जो है ना बचपन में ही फैलनी शुरू हो गई हो और वो कई साल पुराना हो गया हो। तो अब आप कैसे सोच सकते हैं कि कई साल पुराना बिलीफ आपके 1-2 बार की प्रैक्टिस से टूट जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको इसकी लगातार प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ फिजिकल लेवल से उन सारी फीलिंग्स को गैप करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर करनी है, मेडिटेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है, तब जाकर आप अपनी एंग्जाइटी, डिप्रेशन या ओसीडी किसी भी तरीके की परेशानी से बाहर आ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट कर मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।